नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर हेडलाइंस। बच्चे जब 10th पास करते हैं उसके बाद हर किसी का सपना होता है कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने या फिर कोई किसी न किसी अपना मनचाहा जो क्षेत्र चुनता है उसमें वो टॉप पे जाए और समाज में एक मुकाम जो है वो हासिल तो करना ही चाहता है, अपने माँ-बाप का सपना भी पूरा करना चाहता है और उस सपने को पूरा करते हैं उनके गुरु। मेरे साथ ऐसे ही एक गुरु हैं और इनका जो नाम है कोचिंग का सिवाय अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है सर। आप एलवी मिश्रा हैं और सिवाय आपका कोचिंग है। आखिर सिवाय क्यों आप नाम रखे? क्या देखिए शिवाय जी नाम रखने के पीछे अगर देखा जाए तो एक तो यह है, थोड़ा सा मैं स्पिरिचुअल आदमी भी हूँ और मैं शिव जी का भक्त भी हूँ। तो थोड़ा सा ये भी था कि मतलब नाम में मतलब थोड़ा सा एक अटैचमेंट था शुरू से ही। तो एक तरह से कहे तो शिव जी के नाम पे ही शिवाय रखा हुआ है। शिव जी देवों के देव महादेव कहे जाते हैं और जो विद्यार्थी हैं वो सरस्वती की आराधना करने वाले होते हैं, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन को कैसे? अब देखिए वैसे तो मतलब बहुत सारे देवी देवता हैं, तो ऐसा नहीं कि मतलब सबको अलग अलग करेक्टराइज किया जाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि शिव जी का अगर किसी पे कृपा है तो सब कुछ कल्याण होगा। सब कुछ कल्याण होगा। तो देवों के देव महादेव हैं, तो अगर उनकी कृपा बनेगी तो मुझे लगता है कि सरस्वती विद्या की देवी हो या फिर शक्ति की ज़रूरत जितनी भी होती है, खास करके या स्टूडेंट को, वो सब पूरा हो सकता है। सर, मेडिकल और इंजीनियरिंग का जो सपना होता है, बच्चे जब छोटे रहते हैं उसी समय किसी को देखकर इंस्पायर एक तरह से कह सकते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें ये करना है। आप कैसे पूरा करते हैं उनके सपने? देखिए एक्चुअली है क्या ना कि जैसे देखिएगा तो जो स्टूडेंट के कैरियर में अगर जो सबसे इम्पोर्टेंट ईयर की बात की जाए तो 10th के बाद जो 2 साल का टाइम होता है वो किसी के भी कैरियर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और इस 2 साल को कितना अच्छे से आप यूज करते हैं, इस पे आपका मैक्सिमम आगे का फ्यूचर डिपेंड करता है। और मेरा स्टूडेंट से यही कहना है कि मतलब बाकी चीज़ें जो भी उसके दिमाग में है वो बाद के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन इस 2 साल में पढ़ाई को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। चाहे उसका स्पोर्ट्स में रुचि हो, किसी दूसरे आर्ट में रुचि हो, वो चलेगा, लेकिन ये 2 साल जो है उसको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, वो चाहे इसके लिए साइंस का हो, आर्ट्स का हो। अच्छा, इसके लिए कितने घंटे पढ़ने? अक्सर कहा जाता है कि अगर डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना तो तुमको 24 घंटे पढ़ना, नहीं अगर कम से 16 घंटे, 18 घंटा, 15, ऐसा कुछ बात है क्या? नहीं देखिए, पढ़ाई को घंटे में तो ऐसे नहीं डिवाइड कर सकते। कहने की बातें होती है कि 15 घंटे 16 घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात बताऊँ, मैंने खुद आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की है। और आईआईटी का एग्ज़ाम हो या मेडिकल का एग्ज़ाम हो, अगर इफ़ेक्टिवली बात करें तो 7 से 8 घंटे अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है आफ्टर कोचिंग क्लासेज, तो 7-8 घंटे की स्टडी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब 7-8 घंटे पढ़ ले और थोड़ा सा हल्का फुल्का मतलब जो कोचिंग वोचिंग की चीज़ें होती है वो कर ले तो बहुत होगा। तो देखिए, सर ने साफ तौर पर कहा 24 में से 6-7 घंटा ही आपको मेहनत करना है और बाकी आपके पास ज़्यादा समय है, उसका आप दूसरे जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। पढ़ने के लिए सिर्फ आपको 6 से 7 घंटा ही चाहिए। सर, लगता है कि 6 से 7 घंटा अगर पढ़ के कोई बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अगर आईटीआई करता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो वो अपने क्षेत्र में टॉप पे जा सकता है। बिल्कुल, 8 घंटे की पढ़ाई से आराम से आप किसी भी एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हो, चाहे आईआईटी हो, मेडिकल हो, यूपीएससी हो। मैं तो किसी भी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, 8 घंटे इफ़ेक्टिव स्टडी जो है बहुत ज़्यादा होती है। और आप किसी भी टॉपर से ही पूछ सकते हैं, जो भी आईआईटी टॉप करता है। ऐसा नहीं कि आईआईटी टॉपर जो है 24 घंटे पढ़ रहा है, टॉपर्स भी वहीं 6-7 घंटे ही पढ़ते हैं। तो 6-7 घंटे इफ़ेक्टिव पढ़ाई बहुत मायने रखती है और उससे ज़्यादा का कोर्स भी नहीं है। 2 साल में आपको अगर 6-7 घंटे बात होती है रेगुलरिटी की। होता क्या है कि बच्चे 10 घंटे 12 घंटे ही पढ़ते हैं, लेकिन 2 दिन पढ़ेगा फिर 4 दिन नहीं पढ़ेगा। तो इरेगुलर स्टडी जो होती है ना, ये मतलब उतना फ्रूटफुल नहीं होता। तो अगर आपको सही में रिजल्ट चाहिए तो रेगुलर वे में आपको 6-7 घंटे पढ़ने होंगे। 2 साल अगर आप 6 घंटे भी पढ़ते हैं तो 6 आवर्स भी दैट इज़ मोर देन एनफ। अच्छा, ये बेस कहाँ से शुरुआत होता है सर? कहा जाता है कि 5 6 जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसी समय से एक चेंजिंग हो जाता है कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है, ऐसा कुछ है? नहीं देखिए, क्लास 5 तो बहुत अर्ली हो गया। मेरा ओपिनियन ये है कि हाँ, क्लास 8 से जो है बच्चों को सोचना स्टार्ट करना चाहिए।
ऐसा नहीं कि रिगरस स्टडी, लेकिन क्लास 8 से उसको ये चीज़ सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए कि वो आईआईटी करना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है या कॉमर्स लेना चाहता है, जिस फील्ड में भी जाना चाहता है। क्लास 8 जो है वो आइडियल टाइम है कि क्लास 8 में थोड़ा सा माइंड सेट करे, क्लास 9th में थोड़ा सा उसके बारे में जाने, क्लास 10th में उसके टुवार्ड्स जो है कुछ स्टडी करे, कुछ प्रिपरेशन करे, और 11th-12th में अपना पूरा एनर्जी जो है उसमें झोंक दे। ऐसा अक्सर सुनने में आता है कि बच्चे जिस विषय में कमज़ोर होते हैं, हालांकि गार्जियन का उनका दबाव रहता है, उसका खुद का रुचि है डॉक्टर बनने का और प्रेशर रहता है कि नहीं तुम इंजीनियर बनो, तो वो उस तरह के बच्चे भी आपके पास आते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। कुछ बच्चे रहते हैं कि जिन पे गार्जियन के प्रेशर की वजह से जो है, वो किसी को बायो पढ़ना है, मैथ्स पढ़ रहा है, या किसी को मैथ्स पढ़ना है, बायो पढ़ रहा है। लेकिन मेरा इसमें सुझाव ये है ना कि स्टूडेंट को जिसमें रुचि है, वही करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है या इंजीनियरिंग फील्ड में वो नहीं जाना चाहता और ज़बरदस्ती उसको पढ़ाने का ट्राई करेंगे, तो ना तो इंजीनियर बन पाएगा, ना ही डॉक्टर बन पाएगा। तो बेटर ये है कि जिसमें उसको रुचि है, गार्जियन को समझाए, गार्जियन को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि स्टूडेंट का जिसमें रुचि है, उसमें उसको प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो अच्छा से अच्छा करे। अच्छा, बिहार के बच्चे किस क्षेत्र में ज़्यादा जाना चाहते हैं, किस तरह की स्थिति है आप देख रहे हैं? देखिए, अभी तो जैसे क्लास 10th के बाद की बात करें तो क्लास 10th के बाद मैक्सिमम बच्चे जो भी हैं मेडिकल और आईआईटी की तैयारी करते हैं। कुछ अभी कॉमर्स में कुछ बच्चे रुझान लेना स्टार्ट किए हैं। तो अभी मेन ट्रेंड अगर देखिएगा तो मेडिकल और आईआईटी का ही है 10th के बाद। अच्छा, बिहार वैसे भी हमेशा कहा जाता है यूपीएससी अगर है तो उसमें भी टॉपर बिहार के बच्चे, आईआईटी है तो उसमें भी टॉप करते हैं, मेडिकल है तो उसमें भी टॉप करते हैं। आखिर ये खूबी बिहार में बाकी स्टेट से अच्छा आप कैसा मानते हैं? अब देखिए, इसके पीछे बिहार का जो पुराना रिकॉर्ड है वो भी एक है कि शुरू से ही बिहार जो है मतलब आध्यात्म की भूमि रही है। तो पढ़ाई लिखाई का वातावरण एक तो शुरू से ही बिहार में रहा है। अभी के टाइम में अगर कहिए तो एक मजबूरी भी है बिहार के यूथ के लिए, क्योंकि बिहार में कोई इंडस्ट्री खास करके है नहीं, और कुछ वैसा दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जहाँ पे जो बिहार का बच्चा जो है करियर देख पाए। तो उसके पास ऑप्शन कुछ बचता नहीं है, वो पढ़ाई ही एक ऑप्शन है। तो जब पढ़ाई ही एक ऑप्शन है तो उसमें तो अच्छा करना ही पड़ेगा। तो चाहे जो भी कंपटीशन आप देखे होंगे, अभी हर कंपटीशन में बिहार के बच्चे अच्छा करते हैं। अच्छा, आप तो कोचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं सर। अभी है स्थिति बनी हुई है ऐसी कि बिहार के बच्चों को बिहार में ही पढ़ के वो कुछ कर सकता है? अक्सर कहा जाता है कि बाहर जाने की कोटा और कहाँ कहाँ दिल्ली यहाँ जाने की नौबत, अभी क्या स्थिति है? हाँ, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो हाँ, ये तो ट्रेंड है, मतलब बना हुआ एक है कि कोटा जाने से अच्छी पढ़ाई हो जाएगी या दिल्ली जाने से अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन मेरा मानना है कि अभी के टाइम में बिहार में वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि कोटा और दिल्ली में होती हैं। सारे टीचर्स यहीं बिहार के टीचर्स ही कोटा और दिल्ली में भी पढ़ाते हैं, और वहीं टीचर जो बिहार में भी कोचिंग्स हैं उसमें मोस्टली बाहर से पढ़ाए हुए टीचर हैं। किसी को कोटा का एक्सपीरियंस है, किसी को दिल्ली का एक्सपीरियंस है। हमारे जो कोचिंग में जो भी टीचर्स हैं, कोई टीचर ऐसा नहीं है कि लोकल ही रहा हो। सब लोगों को कोटा और दिल्ली का एक्सपीरियंस है, बाहर से पढ़ा के आए हैं लोग। तो ऐसा नहीं, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे। हाँ, ज़रूरत है बच्चों के फेथ की। बच्चा अगर वहीं भरोसा कोटा और दिल्ली वाला भरोसा अगर पटना पे दिखाए तो ईजिली यहाँ पे बिहार में पढ़ाई करके अच्छा टॉप किया जा सकता है। एक चीज़ और हम सवाल करना चाहेंगे। अक्सर पटना के मार्केट से होकर गुजरते हैं, किसी पुल से होकर गुजरते हैं, तो देखते हैं कि मेन रूट पे लगा रहता है छोटा छोटा बोर्ड, उसमें नंबर रहता है 1 2 3 4, मैंने टॉपर की कैटेगरी कुछ रहती है। उस तरह के उससे क्या होता है बच्चों में क्या? अब देखिए, जो नंबर शो करने वाली बातें होती है तो थोड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि हर जगह 1-1 दिखा दिया जाए, और कुछ लोग ज़्यादा ही प्रमोट करते हैं, मतलब नंबर 1 बड़ा लिखा रहेगा और नीचे कुछ और चीज़ें लिखी रहेंगी। हकीकत क्या है सर? देखिए, इसमें 50-50 चीज़ें हैं, कुछ सच्चाई भी है, कुछ झूठ भी है। तो वो तो वही है कि जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको समझना है कि क्या सच है, क्या झूठ है। कैसे जज कैसे करेंगे? कैसे पटना में अगर कोई बच्चा है, कोई गरीब छात्र है और उनके गार्जियन भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं पटना के बारे में, या फिर उस फील्ड से नहीं, एजुकेशन फील्ड से नहीं है, तो कैसे वो जज करेंगे? आप क्या सजेशन? देखिए, इसमें तो जैसे कहीं भी जो पेरेंट्स अगर एडमिशन के लिए जाते हैं, तो मेरा मतलब यही 2-3 पॉइंट का सजेशन है कि एक तो जहाँ भी जाते हैं देखना होगा कि संस्थान कितना पुराना है, फिर संस्थान के रिजल्ट्स क्या रहे हैं, प्लस उसको ये ज़रूर पूछना चाहिए कि वो अगर एडमिशन लेगा तो कौन कौन से टीचर उसको पढ़ाएंगे।
उन टीचर्स का लिस्ट उसको ज़रूर मांगना चाहिए कि कौन पढ़ाएगा मुझे। बहुत जगह ये भी कहा जाता है कि हमारे यहाँ टीचर दिल्ली से आ रहे हैं, फ्लाइट से आते हैं, बेंगलोर से आ रहे हैं, क्लास सप्ताह में 2 दिन के टॉप के लेवल के जो फैकल्टी होते हैं वो होते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, देखिए ये सब चीज़ें जो हैं वही है कि बच्चों को मतलब बरगलाने वाली बात होती है कि हमारे यहाँ डेली के 2 दिन के टीचर आएँगे। ऐसे विजिटिंग टीचर से पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई के लिए आपको परमानेंटली दिखाना पड़ेगा कि आपके बैच में 2 साल कौन रहेगा। और वो एक मार्केटिंग हवा बनाने की चीज़ है कि हमारे यहाँ विदेश से टीचर आएँगे, कोटा से टीचर आएँगे। टीचर तो जो रहेंगे यहाँ पे जो परमानेंटली पटना में हैं, वही ना पढ़ाएँगे। कोई बाहर से आके कितना दिन पढ़ाएगा? 2 दिन आएगा, बहुत होगा तो सेशन में आएगा, 2 महीने फिर चला जाएगा। तो उससे उसके भ्रम में नहीं रहना चाहिए। भ्रम में नहीं रहना चाहिए। एलवी मिश्रा सर ने साफ तौर पर जो इशारा किया है, आप समझ सकते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। लेकिन अब हम सीधे आपको हम इनसे ही पूछेंगे कि सर आपके से जुड़ने के लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा, कैसे संपर्क करना पड़ेगा? देखिए हम लोग का अभी इस साल का जो है अभी जैसे आपने लेट्स इंस्पायर बिहार का नाम सुना होगा। तो लेट्स इंस्पायर बिहार जो है आईपीएस विकास विभाग की चलाई हुई मुहिम है और काफ़ी अच्छा उसमें वर्क हो रहा है, देखे होंगे आप। और उसमें सेल्फ मोटिवेटेड बहुत सारे यूथ जो है जुड़े हुए हैं। और आईपीएस विकास विभाग जो हैं हमारे कॉलेज के सीनियर भी हैं, आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए हैं, तो हमारा एक अलग नाता भी है उनके साथ। तो अभी जो है हमारे संस्थान की तरफ से लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ मिलके एक स्कीम चलाई गई है जिसमें 40 बच्चों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन 2 साल का प्रोवाइड करने का उसमें प्रावधान है, जिसमें भोजन, आवास और एजुकेशन सारा इंक्लूड है। और इन 40 बच्चों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है 2 राउंड में है। अभी रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया चल रहा है। 15 जनवरी को कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एग्ज़ाम है, फिर 29 जनवरी को भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऐसे सारे डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम्स होके और फाइनली इंटरव्यू राउंड के बाद 40 बच्चों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उनका प्रॉपर अपने कैंपस में रख के पढ़ाई की जाएगी। और धीरे धीरे हमारा प्लान यही है ना कि एक ऐसा कैंपस बिहार में डेवलप किया जाए जहाँ पे गार्जियन अपने बच्चों को पूरे भरोसे के साथ छोड़ के जाए कि वहाँ पे रखने के बाद अब कोई टेंशन नहीं, ना स्कूलिंग का टेंशन, ना पढ़ाई का टेंशन, ना खाने का टेंशन, ना सोने का टेंशन। फ्री मतलब गार्जियन होके जाए और बच्चों को जो भरोसा कोटा में छोड़ के जाता है वैसा ही भरोसा बिहार में डेवलप हो। तो हम सिवाय सिवाय कि जिस मुहिम में है, पुराने जो पौराणिक काल में गुरुकुल होता था, कुछ उसी तरह का concept है। हाँ, बिल्कुल, हमारे जो अभी जो रेसिडेंशियल कैंपस है उसका नेम भी बेसिकली सिवाय गुरुकुल ही है। तो सिवाय गुरुकुल का कॉन्सेप्ट वही है कि जैसे जो भी उस गुरुकुल में आए, एडमिशन ले, वो कुछ लेके जाए, मतलब उस वो अपने हाथ में रिजल्ट लेके जाए। तो इसी मुहिम पे हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं और सहयोग मिलेगा, बिहार का सहयोग मिलेगा, अच्छे लोगों का सहयोग। चार्जेज गरीब बच्चे को क्या? देखिए गरीब बच्चों के लिए जैसे मैंने पहले ही बताया कि 40 जो मेधावी बच्चे उनको तो एकदम फ्री है, मतलब उनका स्कूलिंग भी हम कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन हाँ, जो 40 में नहीं आएंगे उनके लिए भी प्रावधान है कि जैसे अगर हम जैसे 500 बच्चे सेलेक्ट करेंगे टोटल, तो 500 बच्चों में बहुत सारे बच्चों को हम जैसे एजुकेशन में ट्यूशन फ्री कर देंगे। ट्यूशन को जो चार्ज होता है वो फ्री कर देंगे, केवल उनको लॉजिंग फूडिंग का जो है बियर करना होगा। तो इस टाइप की फैसिलिटी हम आगे जो जो गुरुकुल का कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे मैं उस जगह पे ले जाने का ट्राई करूँगा कि एक फ्री एजुकेशन का जो सिस्टम होता है कि जो भी मेधावी बच्चा है उसका एजुकेशन फ्री हो। अच्छा, ये तो आप स्पेशल का है, लेकिन अगर जनरली जो बच्चे जो पैसे दे सकते हैं उनके लिए क्या कुछ फैसिलिटीज है आप? हाँ, तो जैसे हमारे यहाँ जैसे जो पैसे दे सकते हैं सक्षम है बच्चे उनके लिए भी है कि जैसे 2 सेंटर तो हमारे पटना में है ही, बोरिंग रोड और कंकड़बाग में सेंटर है। इसके अलावा भी गया में सेंटर हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, फरवरी मंथ में मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा लॉन्चिंग। तो इसमें आके एडमिशन ले सकते हैं वो। प्लस रेसिडेंशियल कैंपस भी मैंने एक डेवलप किया है जिसमें मतलब काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी जो कि बच्चों को कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि बच्चा पैसा खर्च तो करता है लेकिन उसको वो फैसिलिटी नहीं मिलती जो कि उसको चाहिए। तो एक हाइजीनिक फूड की बात हुई, एक साफ़ सफाई की बात हुई, एक सिक्योर कैंपस की बात हुई, एक अच्छी पढ़ाई की बात हुई। तो ये सारी चीज़ें जो है उस कैंपस में प्रोवाइड की जाएगी। तो हमारा दोनों का काम है, मतलब जो रेसिडेंशियल कैंपस है वो गरीब बच्चों को सपोर्ट करने का भी एक कैंपस है और एक अच्छे बच्चों का भी है जो कि मतलब जो सक्षम है उनके लिए भी है कि भाई आप आइए हमारे यहाँ रहिए, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई कीजिए, केवल पढ़ाई पर फोकस कीजिए, बाकी चिंताओं से मुक्त होकर।
तो ये थे एलवी मिश्रा, और मुझे लगता है कि टेंशन अब किसी बात की आपको नहीं रही होगी, क्योंकि जितने भी सवाल हैं मेरे तरफ से आपके तरफ से हमने पूछ लिया, और आप कहीं दूसरे जगह फंसे नहीं, गलत जगह नहीं जाएं, सारी बातें सर ने खोल कर बता दी। और हम तो कहेंगे कि आपको अगर कुछ करना है, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, या फिर समाज में कोई अच्छा मुकाम हासिल करना है, तो एक बार शिवाय के शरण में जरूर आए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।